तो निश्चित रूप से हजारों लाखों लोगों की जिन्होंने उसमें कुर्बानियां दी, उनकी कुर्बानी के ऊपर नींव है। देश आजाद होते समय विभाजन हुआ, आजादी लेने की ख्वाहिश थी, सारे देश के लोगों की थी। सैकड़ों साल अंग्रेजों के समय से हमने आजादी के लिए लड़ाइयां लड़ी, कितने ही क्रांतिकारी, कितने हमारे सैनिक, कोई फांसी के फंदे पर झूम गया, कोई लड़ाई लड़ते हुए शहीद हुआ। किसके लिए? आजादी के लिए। लेकिन यह पता नहीं था आजादी से पहले देश का विभाजन हो जाएगा। यानी वो 15 अगस्त का दिन ऐसा था, खास करके ऐसे लोगों के लिए जो विभाजन के बाद अपना अपना क्षेत्र, अपने प्रदेश छोड़ करके, विस्थापित होकर के और हजारों किलोमीटर दूर जाकर के उनको बसना पड़ा, रहना पड़ा, विस्थापित होकर के वहां गए हैं। जब वहां से लोग चले थे तो चलते समय उनको यह नहीं पता था, कहते हैं कुछ यूं बेबसी सी जिंदगी ने देखा था हमें, यूं बेबसी सी जिंदगी ने देखा था हमें, हम सफर पर थे पर मंजिल कहां है पता न था। चल पड़े काफिले में, जाना कहां है पता नहीं। कोई 15 अगस्त को निकला, कोई 16 को निकला, कोई 17 को निकला, और फिर कोई पैदल काफिले में आ रहे हैं, कोई ट्रेन में आ रहे हैं, कोई अपनी बैलगाड़ी लेके चल पड़े हैं। कुछ लोगों ने अपना सामान उठाया, लेकिन पैदल चलते चलते सामान को साथ ला नहीं सकते थे और वहीं पर सामान को फेंकना पड़ गया रास्ते में। बहुत लोग उस संघर्ष में, क्योंकि संघर्ष भी आपस में दो समाज के वर्गों का, क्योंकि ये विभाजन जो हुआ था ये मजहब के आधार पर हो गया, और मजहबी उन्माद, हिंसा, घृणा, नफरत ये जब फैली, उसके ऊपर इस विभाजन में, संघर्ष के अंदर लाखों लोग मारे गए, शहीद हो गए। कुछ लोग शहीद हुए, कुछ लोग जिन्होंने अपनी बहू बेटियों की इज्जत को बचाने के लिए, यहां तक भी है कि हजारों बहन बेटियों को उनकी गर्दन तलवार से अपने हाथों से उतार दी, अपने हाथों से उतार दी। इज्जत को बचाते हुए बहुत सी हमारी बहू बेटियां कुएं में छलांग लगा गई, ढेर के ढेर लग गए। जैसे जलियांवाला बाग का दृश्य, उस अंग्रेजी सेना के जब उन्होंने बर्बरता से गोलियां चलाई थी तो वहां बैठे हुए लोग, कुआं था उसके अंदर छलांग लगा गए, कूद गए। मां तो शायद जान बचाने के लिए किया, लेकिन यहां इज्जत बचाने के लिए किया। हमारी बहू बेटियों ने छलांग लगा दी कुओं में। तो कितना यह भयानक दृश्य रहा होगा, ये दर्द जिन्होंने सहा, ये चीख पुकार जिन्होंने सुनी, उस दर्द को आज भी, जिनकी आयु आज 75 वर्ष से 80 वर्ष से ऊपर है, उनको दर्द आज भी याद आता है तो वो सताता है। ऐसे बहुत से लोग आज हमने जिनका सम्मानित किया है, जिनको सब लोग तो आने संभव भी नहीं थे, आयु के कारण से आ नहीं पाए, लेकिन आज भी लाखों लोग ऐसे हैं सारे देश में जो उन घटनाओं को याद किए हुए हैं और वो इस रोंगटे खड़े होने वाली घटनाओं को भूल नहीं पा रहे। एक बीच में समय ऐसा था, ऐसा कह सकते हैं कि सन 75 से पहले पहले देश की आजादी को 25 ही साल हुए थे, घटनाएं तरोताजा थी। नानी दादी भी उस समय हमारे ऐसे यानी एक लेवल आयु की थी कि वो भी बहुत बड़ी संख्या में अपने बच्चों को कहानियां सुनाती थी। आज तो उनकी संख्या भी कम हो गई है, और आज शायद समय के हिसाब से हमारे उस नौजवान बच्चे भी उन कथा कहानियों को सुनना भी नहीं चाहते हैं। लेकिन वो एक समय था
मुझे याद है जब मैं स्कूल में पढ़ता था, कॉलेज में पढ़ता था, तो हमारी दादी हमको सारी कहानियां सुनाती थी कि बेटा किस प्रकार से हम लोग वहां चले, कैसे मेरे पिताजी और मेरे ताया जी दोनों की उस समय शादी नहीं हुई थी, बहुत नौजवान अवस्था में थे, पूरा परिवार आ गया, पीछे पीछे वो अकेले रह गए, तो वो क्योंकि वो सब मार काट मची हुई थी, उनको भी भेष बदल करके आना पड़ा। जैसे अभी हमारे एक मित्र ने जो वीडियो आपने देखा है, कितनी कहानियां हमने देखी हैं, सबकी पीड़ाएं आज बोल रही हैं, सिर उठता शरीर। तो इस नाते से वो कहानियां जब वो सुनाती थी, और मैं समझता हूं कि उन कहानियों के कारण से ही मेरे जीवन में कम से कम अगर बदलाव आया है तो उन कहानियों के कारण से आया है मित्रों, उन कहानियों के कारण से आया। हमको नहीं पता होता था देश क्या है, समाज क्या है, धर्म क्या है, लेकिन वो कहानियां सुन सुन करके देश, समाज, विभाजन क्या है, धर्म क्या है, ये सारी बातें तब जाके समझ में आई। और एक समय ऐसा आ गया, एक अच्छी संस्था के साथ मेरी संगत हुई और मन में विचार किया कि मुझे देश और समाज के लिए ही करना, परिवार के लिए कुछ नहीं करना है, ये संकल्प उस कारण से ही लेना पड़ा। तो मित्रों, भाई बहनों, जब लोग वहां से चले हैं तो ऐसा नहीं कि बना बनाए उनको कहीं घर मिल गए होंगे, रास्ते में कैंपों में रहना पड़ा। लगभग 1,20,00,000 लोग ये विस्थापित हुए, इधर से उधर, उधर से इधर, दोनों तरफ के। उसमें यहां से पाकिस्तान जाने वाले लोग भी थे, यहां से पूर्वी बंगाल जाने वाले लोग भी थे, सिंध जाने वाले लोग भी थे, और सिंध से, पश्चिमी पंजाब से, पूर्वी बंगाल से आने वाले लोग इधर भारत में आए, वो लोग भी थे। कितने लोग शहीद हुए, संख्या कोई ठीक से हिसाब किताब नहीं है। जो थोड़ा सा कंजर्वेटिव हैं वो 2-3 लाख बताते हैं, जिनका अनुमान, क्योंकि जिन्होंने उस समय सारा ये विभत्स दृश्य देखा, वो 10 लाख, 12 लाख, 15 लाख भी बताते हैं, लेकिन लाखों थे। लाखों की संख्या में लोग शहीद होना, और इस प्रकार से देश के इस विभाजन के ऊपर ये जो विषय आगे बढ़ता है, तो हम देखते हैं ये जो शहीद थे, अगर ये कहा जाए कि देश की आजादी की ये अंतिम शहादत थी, तो कोई दो राय नहीं है, अतिशयोक्ति नहीं है, क्योंकि यही लाखों की शहादत देश की आजादी के लिए ये शहादत देनी पड़ी। और उनको ना, क्योंकि देश प्यार था, आखिर अपनी जान बचानी होती तो कोई जरूरत नहीं थी घर छोड़ने के, वहीं रह सकते थे, लेकिन जान बचती यदि हम अपना सब कुछ खो देते, अर्थात अपने संस्कृति, अपना विचार, अपना धर्म यदि खोने के लिए तैयार हो जाते, तो फिर जिंदगी रह सकती थी। लेकिन एक तरफ देश है, स्वदेश का प्यार है, अपना धर्म, अपनी संस्कृति है, उसको बचाना है, जान बचे ना बचे, लेकिन अपने समाज ने ये दूसरा वाला काम ये चुना कि जान जाए भले जाए, वीर हकीकत की राह पर हम लोग चले कि मुझे अपना धर्म बचा के रखना है, और तब जाकर के वहां से विस्थापित होके आए। ठीक कहा है एक शायर ने, मैथिली शरण गुप्त, वो क्या कहते हैं, वो कहते हैं, जो भरा नहीं है भावों से बहती जिसमें रसधार नहीं, जो भरा नहीं है भावों से बहती जिसमें रसधार नहीं, वह हृदय नहीं है, पत्थर है जिसमें स्वदेश का प्यार नहीं। तो ये स्वदेश का प्यार ये हमको खींच कर लेकर के आए नंगे, यानी एक प्रकार से बिल्कुल रोटियों के लाले पड़े हुए थे, तन पर कपड़ा नहीं था बल्कि चीथड़े थे, फटे हुए कपड़े, सिर पर छत नहीं थी, लेकिन आने के बाद भी किसी के आगे हाथ नहीं फैलाया, अपनी मेहनत, परिश्रम, अपना कौशल दिखा करके, और सब अपने पैरों पर खड़े हुए। केवल पैरों पर खड़े नहीं हुए बल्कि पुरुषार्थ करके आज देश की आर्थिक स्थिति में, देश की तरक्की में, उन्नति में ये समाज, ये पुरुषार्थी समाज
कितने ही इन्होंने अपने, यानी एक प्रकार से मील के पत्थर बने ये, और कितने ही रिकॉर्ड बनाए हैं, कितने ही रिकॉर्ड बनाए हैं इस समाज को, पुरुषार्थी समाज का। ठीक पूर्व वक्ताओं ने जो कहा है, ये पुरुषार्थ करने वाला समाज। एक घटना आपको बताता हूं। देश आजाद हो गया था। आजाद होने के बाद संविधान में आरक्षण की व्यवस्था की गई। कुछ लोगों ने चर्चा चलाई, ये जो समाज विस्थापित होकर के आया है, आरक्षण का लाभ इनको देना चाहिए। लेकिन मैं नतमस्तक हूं अपने पूर्वजों के, धन्य वो पूर्वज जिन्होंने कहा कि नहीं, हम आरक्षण नहीं लेंगे, हम आरक्षण नहीं लेंगे। अगर आरक्षण ले लिया तो हमारा जो इनिशिएटिव है, हमारा जो काम करने के लिए जो पुरुषार्थ है, वो सो जाएगा और शायद हम आलसी हो जाएंगे, आगे बढ़ने का रास्ता बंद हो जाएगा। धन्य है वो लोग। जब वहां से आए तो अपमान भी सहना पड़ा, अपमान के घूंट। छोटे थे तब कुछ लोग दूर से पुकारा करते थे, ओ शरणार्थी के, ओ शरणार्थी के। यानी शरणागत जो आता है उसको शरणार्थी कहते हैं। लेकिन मैं आज इस मंच से घोषणा करता हूं, ये समाज शरणार्थी नहीं था, ना था ना है। ये समाज विस्थापित जरूर है, किसी आगे आगे हाथ नहीं फैला। अपनी मेहनत, हमारे दादाजी की एक घटना उस समय बताता हूं। मैं छोटा था तो उन्होंने एक दुकान बनाई थी, और उस दुकान में हर तरह का सामान, किराने का, सब्जी का, कपड़े का। पहले गांव में ऐसी दुकानें होती थी, सब कुछ रख लेते थे। तो मैं छोटा ही था, एक दिन अंदर दुकान में गया तो रास्ते में प्याज और आलू, वो थोड़ा ऐसा लगा कि जैसे बिल्कुल रास्ते में है, उसको जरा साइड में करना चाहिए। मैंने पैर से वो आलू और प्याज जरा साइड में कर दिए। मेरे दादाजी ने उठ के एक थप्पड़ मारा मुझे। मैंने क्यों, क्या हो गया? कहने लगे, जब हम यहां आए थे, आते ही पहले मजदूरी की और कुछ पैसे बचा करके बाद में उन पैसों से पास के कस्बे से प्याज और आलू लेके आए थे, और प्याज आलू बेच करके और हमने अपनी आजीविका कमाई। ये प्याज और आलू की करामात है कि आज इतने ऊंचे हम उठ गए हैं। इसलिए इस प्याज और आलू का अपमान मत करना। भाइयों बहनों, घटनाएं बहुत हैं, सुनी सुनाई हैं, लेकिन आज वक्त इस बात का नहीं है। आज वक्त इस बात को याद करने का है कि इस देश में पिछले 70 सालों से 67 सालों में बहुत से प्रधानमंत्री आए। हमारे श्री नरेंद्र मोदी जी तो अब 8 साल से हैं। क्या उन 67 सालों में किसी ने इस समाज की कुर्बानियों का याद किया? किसी ने नहीं किया। ये पीड़ा श्रीमान नरेंद्र मोदी आज के अपने प्रधानमंत्री, उनके मन में उठी कि जिनके परिवार उजड़ गए, जिन्होंने अपनों को खो दिया, अपनों को कत्ल भी किया, ऐसे समाज को याद करने के लिए हमको ये जो 14 अगस्त का दिन है, इसको विभाजन विभीषिका स्मृति दिवस मनाना चाहिए। ये पिछली बार लाल किला 15 अगस्त से 2021 में उन्होंने घोषणा की। आभारी हूं मैं उनके प्रधानमंत्री जी का। उन्होंने ये भी कहा कि 20वीं सदी की ये सबसे बड़ी त्रासदी है, यानी 100 साल की सबसे बड़ी त्रासदी 1947 की ये है। दुनिया की सब त्रासदियों को मिला करके इतनी बड़ी संख्या में इतना बड़ा विस्थापन, इतनी बड़ी शहादतें, ये दुनिया के किसी देश में ये नहीं हुई है। विभाजन तो और देशों के भी हुए हैं, लेकिन इस भारत पाकिस्तान के विभाजन पर ये सबसे बड़ी त्रासदी है, और जिसमें मैंने बताया कि लाखों लोग उसके अंदर जो है विस्थापित हो गए। भाइयों बहनों, उस समय जब लोग आए तो सहायता की जब बात चली, किसी ने अपना दुकान बनाई, जो किसान थे उनको अपनी खेती की जमीनें मिली तो सही, लेकिन कई साल के बाद मिली। ऐसे भी कुछ लोग थे जो किसान तो नहीं थे, लेकिन मुजाहिरे थे, खेती करते थे, दूसरों की जमीनों की करते थे,
उनके सामने एक बात रखी गई कि आप भी खेती कर सकते हैं क्या, और ऑफर हुई कि यहां बंजर भूमि बहुत सी पड़ी है, नदियों के किनारे पंचायतों की जमीनें, आप उसके ऊपर खेती कर सकते हैं क्या। उन किसानों की हिम्मत है, उन जमीनों को लेकर के बंजर भूमि को उपजाऊ बनाने का काम, ऊसर बनाने का काम उन्होंने किया। और आज लाखों किसान ऐसे हैं जो पश्चिमी पंजाब और पूर्वी बंगाल से आए हुए, जिन्होंने यहाँ की बंजर भूमि को भी उपजाऊ बनाया। लेकिन दुर्भाग्य ये है कि 75 साल के बाद भी उनको उन जमीनों के ऊपर किसी प्रकार का अधिकार अभी नहीं मिला है। एक बड़ी त्रासदी है। भाई बहनों, जरूर उनका विचार करेंगे कि जो 70-75 साल से अपनी भूमि को जोत रहा है, जिसने उसको बंजर भूमि को उपजाऊ बनाया है, उसका सारा अधिकार नहीं, कुछ अधिकार तो उनको मिलना चाहिए। इसलिए निश्चित रूप से उनकी जो व्यवस्था है, इसके अंदर सुधार करने के लिए हम लोग काम करेंगे। भाइयों बहनों, कभी कभी लगता है कि आखिर ये सब क्यों किया जा रहा है, मोदी जी के मन में क्या आया होगा। ध्यान में आता है कि हमारे समाज की नई पीढ़ी, उसको ये विभाजन की सारी घटनाएं पता लगनी चाहिए। इसमें से उनके मन में एक देशभक्ति का ज्वार, देश के प्रति एक अच्छा भाव ये जागृत हो। क्योंकि उस समय जो विभाजन की स्थितियां थी, कहीं कहीं इक्का दुक्का घटनाएं जब होती हैं, तो आज भी लगता है कि विभाजन की ताकतें वो समाप्त नहीं हुई है, सोई नहीं है। इसलिए अगर हम समाज को जागृत करेंगे तो कम से कम इस प्रकार का दोबारा से कोई क्षण कभी ना आए कि देश किसी और विभाजन की तरफ आगे बढ़े। ये देश आज जो है, इसको सुरक्षित रखना ये हमारा सबका काम है। तो इसलिए देशभक्ति का भाव उनके मन में आए, यही इसके पीछे एक विषय हो सकता है, जिसका कारण से देश के प्रधानमंत्री जी ने नई पीढ़ी को एकता और देशभक्ति के लिए प्रेरित किया है। राष्ट्रभक्ति का भाव उनमें जागृत होगा तो निश्चित रूप से अपनी भूमिका हम ठीक से निभा पाएंगे। और एक दूसरी बात, कोई भी समाज अपनी संस्कृति को, अपने इतिहास को, अपने संस्कारों को, अपनी बोली को, अपने रहन सहन को जरूर याद करे, याद रखे, इसमें भूलना नहीं चाहिए। अगर हमारे अपने इतिहास, हमारी संस्कृति, हमारी बोली, हमारी भाषा, हमारा खान पान, उसके प्रति हमें गौरव महसूस होना चाहिए। मुझे भी वो पूछ रहे थे अपने साथी जो इंटरव्यू ले रहे थे कि आपने कभी मां बोली है, आपने कभी दादी नानी के मुंह से जो शब्द सुने थे उनको कभी दोहराया है। बड़ा मुझे थोड़ा सा कठिनाई तो हुई कि बहुत साल पहले की बातें हो गई हैं, लेकिन घरों में तो पहले भी बोली जाती थी, आज भी घरों में बोली जाती हैं। लेकिन चूंकि सामाजिक जीवन में आने के बाद बहुत वर्षों तक घर से वो संबंध नहीं रहा, थोड़ी कठिनाई हुई। आप लोगों के लिए समस्या नहीं है। हम लोग परिवार में बोली जाने वाली बोली, रहन सहन, खान पान, संस्कार, संस्कृति, इतिहास सब याद रखना चाहिए। जो भी कोई समाज अपनी संस्कृति को, बोली को, इतिहास को भूल जाता है, वो आगे नहीं बढ़ सकता है। आगे बढ़ना है तो निश्चित रूप से आपको भी इन सारी बातों पर याद रखना चाहिए। जब मुझे उसने पूछा तो मैं बड़े दिमाग पर जोर डाल करके और मैंने कुछ शब्द उस समय के ध्यान किए कि दादी हमारी क्या कहती थी। दादी कहा करती थी, दादी को हम अम्मा कहते थे। अम्मा जो थी बहुत ही अच्छी बातें हमको बताया करती थी। कहती थी कि जा पुत छोटे कोठे में जा पुत छोटे कोठे में जा, छोटे कमरे में चला जा। सफील ते 26 ਪਈਏ, 26 ਵਿੱਚ ਰੋਟੀਆਂ ਹਨ। ਲੋਹਾਂਡਾ ਤੇ ਸਗਲੀ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਬਾਟੀ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਸਲੂਣਾ ਹੈ। ਸਲੂਣਾ ਰੋਟੀ ਨਾਲ ਲਾ ਕੇ ਖਾ ਲੈ। ਜੇ ਸਲੂਣਾ ਨਾ ਲੱਭੇ ਤੇ ਨਾਲ ਕੌਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਮੱਖਣ ਦਾ, ਉਹ क्या कहती थी, ਮੱਖਣ ਦਾ ਪੇੜਾ, ਮੱਖਣ ਦਾ ਪੇੜਾ ਪਿਆ। ਮੱਖਣ ਦੇ ਉਥੋਂ ਮੱਖਣ ਲੈ ਕੇ ਤੇ ਉਹ 26 ਵਿੱਚ ਬੇਹੀ ਰੋਟੀ ਵੀ ਹੈ, ਬੇਹੀ ਰੋਟੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਮੱਖਣ ਲਾ ਕੇ ਚੱਕੇ ਚੱਕੇ ਖਾ ਲਾ, ਬੜਾ ਸਵਾਦ ਆਏਗਾ। पचास साल के बाद मैं बोल रहा हूं ये,
लेकिन आज भी आनंद आता है उस भाषा में कितना प्यार और प्रेम था दादी की बात में। तो हमें निश्चित रूप से इन सब बातों को याद रखते हुए, और मैं आज इस पावन धरा से जो लाखों लोग जो शहीद हुए हैं उन सबको श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं। और एक बात और भी आपकी जानकारी के लिए, जब ये सब हम सब ने देखा तो अपने ही समाज के कुछ ऐसे लोग आगे बढ़े जिन्होंने अपने पूर्वजों को श्रद्धांजलि देने के लिए, उनको याद बनाए रखने के लिए एक संगठन बनाया, और वो है पंचनद स्मारक समिति। पंचनद स्मारक समिति जिसके राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय स्वामी धर्मदेव जी हैं, प्रदेश के अध्यक्ष श्री सुभाष सुधा जी हैं, सबका बाकियों का सहयोग रहता है। बहुत से उसमें ट्रस्टी भी हैं, आज बहुत ट्रस्टी यहां आए हुए भी हैं। सारे उस पंचनद स्मारक जो हमारा ट्रस्ट है उसके सब पदाधिकारी भी यहां आए हुए हैं। सबने मिलकर एक विचार किया कि एक क्यों नहीं शहीदी स्मारक बनाया जाए, लाखों लोगों की स्मृति ये याद रहनी चाहिए। तो जैसा सुभाष सुधा जी कह रहे थे, एक यहां कुरुक्षेत्र जिले में ही पिपली के पास एक गांव में कुछ जमीन देखी गई है, कुछ उसका सौदा कर भी लिया है, कुछ रजिस्ट्री हो गई, कुछ अभी नहीं हुई है। तो ऐसा लगभग 20-25 एकड़ जमीन लेकर के और वो जो शहीदी स्मारक बनाया जाएगा, और ये जो हमारा पंचनद स्मारक ट्रस्ट है, पंचनद स्मारक ट्रस्ट के द्वारा उसको संचालित किया जाएगा। विचार ये भी चल रहा है कि उसमें सरकार के प्रतिनिधि भी कुछ हो जाए ताकि अर्ध सरकारी वो ट्रस्ट बने। मैं निवेदन करूंगा स्वामी धर्मदेव जी से, सुभाष सुधा जी से कि उस ट्रस्ट की गतिविधियां, शहीदी स्मारक वाली गतिविधियां जल्दी से शुरू करें, और जल्दी से शुरू होगी तो ये बहुत बड़ा समाज है, बड़ा संपन्न समाज है। इस समाज के आगे कोई कमी नहीं है, जितना पैसा चाहेंगे उतना इकट्ठा हो जाएगा। स्मारक ट्रस्ट के लोग जितना करें, बाकी कोई कमी रहेगी मेरे जिम्मे लगा दें। मेरे बहुत संबंध बन गए हैं, ऐसे सब लोगों को कहने का काम मेरा है जो उनको करोड़ों रुपए का योगदान वो दिलवाएंगे। तो एक अच्छा बड़ा शहीदी स्मारक, क्योंकि राष्ट्रीय स्तर पर उसकी एक पहचान बननी चाहिए। हरियाणा में ऐसे जो शहीद हुए उनके आगे जो वारिस हैं, उनके परिवारजन हैं, ये शायद और प्रदेशों में सबसे ज्यादा हरियाणा में हैं। दिल्ली में भी हैं, उत्तर प्रदेश में हैं, राजस्थान में हैं, उत्तराखंड में हैं, पंजाब में भी हैं, बाकी सब प्रांतों में हैं। लेकिन अगर मैं संख्या के हिसाब से कहूंगा तो सबसे ज्यादा अगर उनके वारिस आज भी विद्यमान हैं तो हमारे हरियाणा में हैं। धनपति, दौलतपति, लखपति, करोड़पति ये दिल्ली में भी बहुत हैं, हरियाणा में भी हैं, मुंबई में भी हैं, विदेश में भी हैं। हम अगर एक 400-500 लोगों की भी लिस्ट बना लेंगे तो वो करोड़ों रुपया जो हमको आवश्यकता है, समाज मैं कहता हूं खुल करके आगे आएगा, अपने पूर्वजनों के खातिर उनकी स्मृति में जरूर आएगा, ऐसा हमारा विश्वास है। तो मैं यही कहूंगा कि जब ऐसा ये प्रकल्प चलता है तो उस प्रकल्प में ऐसा नहीं है कि जो बड़े साधन संपन्न और धनवान लोग हैं वही योगदान करेंगे। समाज का हर परिवार, हर सदस्य उसमें चाहे छोटा योगदान है, बड़ा योगदान है, सबको करना है। तब लगेगा कि ये हमारे समाज द्वारा बनाया गया एक ट्रस्ट है और इसका शहीदी स्मारक है। मैं अपने पूर्वजों के लिए उनकी याद में ये सब कर रहा हूं, तो योगदान की सीमा नहीं होती। 1 रुपए से लेकर और असंख्य तक जितना भी योगदान कोई करेगा, सबको उसके अंदर एक प्रकार से मान्यता दी जाएगी, उनको स्मरण किया जाएगा। इसलिए आप सब लोग स्मारक ट्रस्ट में जल्दी से जल्दी इसको हम बनवाएं, ऐसा मैं निवेदन अपने जो पंचनद स्मारक ट्रस्ट के जितने बंधु हैं उनको सबको करता हूं। और हाँ, एक जानकारी और भी आपको देता हूं, उस ट्रस्ट का मैं भी एक सदस्य हूं, मुझे भी सदस्य बनाया गया था, इसलिए मैं भी अपनी ओर से जो उसमें करना होगा बहुत करूंगा। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार। बहुत बहुत आभार। देविया सज्जनों, अभी सिर्फ 2 मिनट के लिए अपने स्थान पर रुकिए, सिर्फ 2 मिनट के लिए, क्योंकि इस देश के लिए और इस देश के उन बलिदानियों को याद करते हुए ये स्मृति दिवस हम मना रहे हैं।